नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल LLP पर। आज मैं आपके सामने पहली बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ साथ वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कई वीडियोस अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में आपको बनाकर दिए हैं, जिससे कि आपको लाभ हो। और अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका आपको पता होना आवश्यक है, उन्हें मैं समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूँ। तो अनुकंपा नियुक्ति पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा अभी हाल ही में 23 अगस्त 2021 को एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति पर जो समेकित निर्देश 16/1/2013 के माध्यम से पहले दिए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के विषय में समग्र रूप से सारी चीज़ों को एक साथ करके एक नया कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस हमारे बीच में लाया था, ताकि अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित मामलों में किसी प्रकार की कोई विसंगति ना आए। लेकिन केंद्र सरकार के जो भी मंत्रालय हैं या विभाग हैं, उनके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो अपने मनमाने ढंग से अपनाई जा रही थी। इसी बात को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया, चूँकि न्यायालय में कई चीज़ें पहुंच रही थीं और न्यायालय से समय समय पर इस तरह के निर्देश मिलते जा रहे थे कि आप इसमें प्रक्रिया में बदलाव करें और जो सरल भी हो और पारदर्शितापूर्ण हो, तो ऐसी व्यवस्था आप अपनाएं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार के द्वारा यह तय किया गया कि जो अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान है, पुराने जो भी अभी समेकित निर्देश 16/1/2013 को हमें दिए गए हैं, जो हम लोगों के सामने रखे गए हैं, उनके पैरा 13 का प्रतिस्थापन करने के बारे में इस कार्यालय ज्ञापन में दिया गया। क्योंकि कार्यालय ज्ञापन पैरा 13 को पूरी तरह से बदलना चाहता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लोग भी अनुकंपा नियुक्ति चाहते हैं तो उन्हें उस प्रक्रिया के बारे में जरूर पता होना चाहिए जो अभी बदली गई है। तो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको जो बताया है उसमें एक मुख्य बात यह भी है कि जो भी समेकित निर्देश का पैरा 13 है वो प्रक्रिया के संबंध में बात करता है, किस तरह की कार्यविधि अपनाई जाएगी उन अनुकंपा अनुरोधों के रिस्पेक्ट में या आवेदनों के रिस्पेक्ट में, ये बताया गया है। और उसमें एक रूपता लाने के लिए ये प्रतिस्थापन किया जा रहा है। आपने देखा पैरा नंबर 2 में वही बात लगभग कही गई है जो मैंने अभी आपको बताई। और मुख्यतः केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की माननीय जबलपुर पीठ के द्वारा दीपांशु राजे बनाम भारत संघ व अन्य में अपने आदेश दिनांक 26/9/2019 में और बातों के साथ साथ सचिव कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को संशोधित दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया था, ताकि अनुकंपा नियुक्ति के दावों को संसाधित करने में लाने के उद्देश्य से ये बदलाव किया गया है। आइए अब आप देखते हैं कि वो बदलाव किए क्या गए हैं। इससे पहले कि उस बदलाव को देखें, आप पैरा नंबर 3 को भी ध्यान से पढ़ सकते हैं कि इस प्रतिस्थापन को लेकर जितने भी हितधारक हैं उनके परामर्श से इस प्रक्रिया या कार्यविधि की समीक्षा की गई, तब ये निर्णय निकाला गया, तब ये निर्णय लिया गया है कि जो भी पैरा 13 16/1/2013 का है उसे पूरी तरह से इस पैरा से प्रतिस्थापित किया जाए। और उसी के अनुसार पैरा 4 में आप देखिए लिखा हुआ है कि सभी मंत्रालय और विभाग इन संशोधित निर्देशों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी कार्यालयों में परिचालित करें, यानी कि सर्कुलेट करें। और अनुकंपा के आधार पर जो लोग भी नियुक्ति मांगने के अनुरोध
आपको देते हैं या आवेदनों पर जो कार्रवाई करने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, इन दिशा निर्देशों को अनुपूरित करने के लिए विभागीय अनुदेश भी जारी करें। तो विभागों को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके से इसमें कोई कोताही न बरती जाए। और आप देख सकते हैं कि सेवा में किन किन को इन्होंने कॉपी भी की हुई है ना, सभी मंत्रालयों को इसको भेजा गया है, जो कि ये केंद्र के संबंध में है। इसलिए भारत सरकार के सभी मंत्रालय और सभी विभागों को ये दिशा निर्देश जो भी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से पैरा 13 के विषय में आए हैं, ये सबको भेजे गए हैं। ये मुख्य पॉइंट अब देखिए आ गया। दिनांक 23 अगस्त 2021 के इस OM संख्या का ये जो परिशिष्ट है, यानी कि जो अपेंडिक्स है, ये पैरा 13 मौजूदा अनुच्छेद 13 का जो कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16/13 के माध्यम से लाया गया था, उसमें प्रतिस्थापित करता है। और इसमें मुख्य रूप से ये बात कही गई है कि सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि जो भी मंत्रालय हैं या विभाग हैं या कार्यालय में कोई ना कोई कल्याण अधिकारी या उसके वरिष्ठ अधिकारी को जो भी मृतक सरकारी सेवा में व्यक्ति था उसके परिवार से मिलने और उनको उनके टर्मिनल लाभों के बारे में सूचित करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। और ये जल्द से जल्द किया जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये मृत्यु के 30 दिनों के भीतर किया जा सकता है। तो ये एक प्रक्रिया में आपको पता चल गया कि किसी की भी अगर कर्मचारी की डेथ होती है तो ऐसे में पैरा 13 के मुताबिक 23 अगस्त 2021 के बाद से ये बिल्कुल पक्का कर दिया गया है कि या तो कोई कल्याण अधिकारी, जिसको हम वेलफेयर ऑफिसर के नाम से जानते हैं, या कोई सीनियर अधिकारी जो कि उनके परिवार में मिलने जाए और साथ ही साथ उनके टर्मिनल लाभों को बताए और उनको दिलवाने में मदद करे। अब दूसरे पॉइंट को आप देख लें। यदि कल्याण अधिकारी या कोई अन्य वरिष्ठ अधिकारी ये अनुभव करता है कि जो भी दिवंगत सरकारी सेवक है उसके परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही खराब है, तो ऐसे में अनुकंपा नियुक्ति के लिए स्कीम से परिवार को अवगत करा सकता है। उस समय वो देखेगा तभी। तीसरे पॉइंट के रूप में कहा गया है कि ये जो भी कल्याण अधिकारी होंगे या कोई भी अन्य अधिकारी जो भी परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन देने में सहयोग करना होगा और जो भी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, जो भी नियत प्रारूप है अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में, उसी को भरकर उसके परिवार के सदस्य को सभी तरह का सहयोग उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्योंकि आवेदक को पता नहीं होता। ऐसी स्थिति में जानकारी के अभाव में उससे कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाती हैं जो बाद में उसके लिए काफ़ी समस्या उत्पन्न करती हैं। आवेदन में कमी होने का सीधा मतलब है कि आपके अनुकंपा नियुक्ति में ही देरी हो सकती है। चौथा पॉइंट यह है कि जो भी आवेदन भरा गया है उसमें पारिवारिक आय और आवेदन प्रक्रिया को करने के लिए जो भी हिसाब में लिए गए अन्य विवरणों की यथार्थता के संदर्भ में प्रशासन स्वयं को संतुष्ट करेगा। और यदि कोई ऐसा अतिरिक्त विवरण है या जो सूचना सामने आती है जिसका मामले पर प्रभाव पड़ने की संभावना है या उससे प्रभाव पड़ सकता है, तो उस विवरण या सूचना को एक नोट के रूप में फाइल पे जरूर दर्ज कर लेना चाहिए। 5वें स्तर पर यह कहा गया है कि भाई जो भी आवेदन आए हैं जो सही पाए जाते हैं तो उनमें सबसे पहला काम यह आपको करना है कि एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। यानी कि यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे तो फिर रिसीविंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने भी लंबित आवेदन हैं उन सब में भी ये जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है ये दिया जाना चाहिए। इसमें जो भी समय 2-3 हफ्ते का लगता है उसे आप लगा सकते हैं। जब भी ये यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाता है तो अब हम आवेदकों को भी जिनका आवेदन उनके पास लंबित है उन्हें शामिल कराने के लिए उनको शामिल करते हुए उसकी विशिष्ट
पंजीकरण संख्या की जानकारी और जो यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर है, आजकल सबसे आसान है, ईमेल, मोबाइल सभी के पास होता है, और नहीं होता तो वो तुरंत बन भी जाता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं होती। तो इससे क्या होता है, समय बचता है। और ईमेल के माध्यम से या किसी और अन्य तरीके से, डिजिटल माध्यम से वो आपको दे देनी चाहिए। तो उसमें आपको ना किसी अफसर को परेशान होना है और ना ही किसी आवेदक को परेशान होना है। दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। अब छठे नंबर पे आते हैं। कुछ विभागों जैसे CBIC, डाक विभाग, रक्षा विभाग, इन्होंने क्या करा है, अनुकंपा नियुक्ति के दावों को निपटाने के लिए अपनी स्वयं की पॉइंट आधारित एक मेरिट प्रणाली निर्धारित की है। और ऐसे दावों के निपटाने में जो पारदर्शिता लाने के लिए सभी मंत्रालय, विभाग जिन्होंने अभी तक ऐसी व्यवस्था विकसित नहीं की है, इनको आदर्श बनाते हुए उन्हें भी ऐसा करने के लिए कहा गया है, और वो ऐसा कर सकते हैं। तो जो फैमिली इनकम डिटेल्स है, बच्चे आश्रित कितने हैं, दिवंगत सरकारी सेवक की नौकरी कितनी बची थी, एसेट्स लायबिलिटीज़ क्या हैं, पेंशन कितनी बन रही है, टर्मिनल बेनिफिट्स कितने मिले हैं, इस तरह से क्या किया गया है, एक रिलेटिव पॉइंट मेरिट 100 नंबर की बनाई गई है। जो टेबल दी गई है उसमें सारी व्यवस्था दी गई कि आपको कब अपने आप को कितने नंबर देने हैं, जिसकी जैसी परिस्थिति होगी उसी हिसाब से उन्हें अपने को नंबर देने होंगे, और वो नंबर देकर 100 में टोटल जो बनता है वही आपकी मेरिट बनेगी। और यदि कोई त्रुटि सरकार के किसी विभाग के द्वारा की जाती है और आपका कोई उसमें हुआ, तो आप उसको दुरुस्त भी करा सकते हैं। अभी तक तो कुछ आता ही पता नहीं था, अब तो कम से कम जानकारी तो दी जा रही है इस माध्यम से, इस बदलाव के माध्यम से। अब जैसे 7वें नंबर पे देखिए दिया है कि आवेदकों को उनके आवेदन की पंजीकरण संख्या की सूचना देते समय अनुकंपा के आधार पर भरे जाने के लिए उपलब्ध होने वाली रिक्तियों की संभावित संख्या क्या है, उसके बारे में तो सूचना देनी चाहिए। और साथ ही साथ पॉइंट आधारित मेरिट प्रणाली की एक प्रति भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वो जो हमने अभी आपको बताई, उसकी एक पॉइंट आधारित मेरिट प्रणाली है, जिसकी एक कॉपी आपके पास होगी। तो उससे क्या होगा कि आप अपनी उस टेबल को देखकर अपनी मेरिट खुद बना सकते हैं, है ना। इसको भी आप अगर कहेंगे तो निश्चित तौर पे इसको अगले किसी वीडियो में मेरिट प्रणाली के संबंध में भी टेबल के साथ आपके साथ एक वीडियो किया जाएगा। अब 8वें नंबर पे कहा गया है कि विभिन्न आवेदनों पर विचार करने तथा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत आवेदक की सिफारिश करने हेतु एक समिति जो 3 सदस्यों से होगी परिपूर्ण, जिसमें समिति की अध्यक्षता जो मंत्रालय या विभाग में निदेशक या उपसचिव रैंक के किसी अधिकारी तथा संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में समान रैंक के अधिकारियों द्वारा की जा सकती है। तो कुल मिला के एक उन्होंने समिति बना दी जो कि आपके नाम को संस्तुति देगी, रिकमेंड करेगी, ताकि आपको नौकरी अनुकंपा में दी जा सके। तो उसमें एक अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, और कौन सा अधिकारी किस स्तर का होगा ये उसमें दे दिया उन्होंने। अब 9वें नंबर पे कहा गया है कि जो भी लंबित आवेदन हैं उनके साथ साथ पिछले कैलेंडर वर्ष में प्राप्त समस्त नए आवेदन पर विचार करने के लिए समिति की कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए। अब ये भी निश्चित कर दिया, कम से कम एक बार बैठक आवश्यक कर दी। और यदि बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं तो उसके लिए आप उससे ज़्यादा बैठक भी कर सकते हैं, उसमें मना ही नहीं की गई है। 10वें नंबर पर कहा गया है कि समिति की प्रत्येक बैठक से पूर्व जिन आवेदकों के आवेदनों पर विचार किया जा रहा है, प्रत्येक ग्रेड में जिस हेतु उनके नाम पर विचार किया जा रहा है, रिक्तियों की संख्या के साथ साथ उनके आवेदन पर विचार करने हेतु समिति की जो बैठक है उसके आयोजन का नियत जो दिनांक है उसे भी आप ईमेल से बताएं। हालांकि आवेदकों को प्रशासन अथवा समिति के सामने व्यक्तिगत वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी उनकी बैठक के दौरान वो बैठक कब हो रही है इसकी सूचना तो कम से कम देनी ही चाहिए। अब आ जाइए 11वें नंबर पे। प्रत्येक वैध आवेदन का जो भी वैलिड एप्लीकेशंस आई हैं
का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा बनाए गए जो पॉइंट आधारित मेरिट सिस्टम के आधार पर सख्ती से मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि पॉइंट आधारित जो मेरिट बनेगी उसमें आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ घटा सकते नहीं, क्योंकि उसमें कंडीशंस लिखी हुई हैं। उन कंडीशंस के हिसाब से आप मार्क्स देंगे। तो क्या होगा कि उसको सख्ती से मूल्यांकन किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उस टेबल से अपने आप को गलत नंबर दे दिया, जो कि वस्तुस्थिति कुछ और हो। तो ऐसे में सख्ती से मूल्यांकन उस चीज़ को पकड़ लेगा। अब आती है बात 12वें नंबर की। उसमें क्या कहते हैं कि जो भी अनुकंपा आधार पर नियुक्ति होगी उसमें जितने भी पॉइंट आपको मेरिट सिस्टम से प्राप्त होंगे उसी के आधार पर आपको सिफारिश करनी चाहिए। भैया ये तो सीधी सी बात है। 60 किसी के मार्क्स हैं और किसी के मार्क्स 50 है, तो 60 वाले को तो पहले सिफारिश की जाएगी। तो ये ट्रांसपेरेंसी, ये पारदर्शिता तभी हो सकती है जब आपको पॉइंटों का पता होगा। 13वें नंबर पे कहा गया है कि चयन के प्रत्येक चरण का परिणाम आवेदकों को बताया जाना चाहिए। प्रत्येक मापदंड हेतु प्रदत्त अंकों के साथ साथ कुल अर्जित मेरिट अंकों की सूचना भी बताई जानी चाहिए, और वो ईमेल से भेजनी, कहीं और भी नहीं भेजनी। ईमेल तो 2 मिनट में हो सकती है, और इससे क्या है, आवेदक को परेशानी नहीं होगी। अब देखिए 14वें नंबर पर क्या कहा है, प्रत्येक आवेदक द्वारा अर्जित मेरिट पॉइंट जो भी होंगे, जो भी बैठक का कार्यव्रत होगा, वो 3 सप्ताह के भीतर मंत्रालय, विभाग, संगठन की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में, यानी कि जो कुछ भी होगा वो 3 सप्ताह के अंदर आपको वेबसाइट पर भी उपलब्ध करा देना चाहिए, व्यक्ति उसको देख सके और किसी भी प्रकार से उसे समस्या ना हो। 9वां पॉइंट जो है ना, वो ये है कि समिति की सिफारिशों को निर्णय हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जाना चाहिए। यदि सक्षम प्राधिकारी समस्त समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं है तो मामला निर्णय हेतु अगले उच्च अधिकारी को भी प्रेषित किया जा सकता है। अब किसी ने रिजेक्ट कर दिया, उसकी कोई गलती है, तो अब सीधे आपको कोर्ट जाना पड़ता था। तो इसमें क्या है, उन्होंने अगले उच्च अधिकारी को यह अधिकार दे दिया है कि वो उस मामले में निर्णय ले सकें, और जो भी सही निर्णय हो वो आपके पक्ष में लिया जा सके। तो है ना, ये बहुत ही बेहतरीन बदलाव। ये अनुकंपा नियुक्ति में काफ़ी पारदर्शिता लाएगा। और इसके नीचे आपको बताएं, अगर इसके नीचे जाएं तो ये जो सेवा में रहने के दौरान मरने वाले या अशक्त पेंशन पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों के नियोजन के संबंध में एक प्रपत्र जो होता है, जिसको हमने प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तौर पे देखा है, तो उसमें सारी चीज़ें भर के आपको ये चीज़ देनी होती है। आपने देखा भाग का इसका दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सरकारी सेवक का नाम क्या होगा, सरकारी सेवक का पदनाम क्या है, वह MTS तो नहीं है, और उसके जन्म की तारीख क्या होगी, आदि आदि चीज़ें आपको इसमें भरनी होंगी। और इस नियुक्ति के हेतु कौन उम्मीदवार है और उसका सरकारी सेवक के साथ क्या संबंध है, इस तरह की जानकारी देनी पड़ेगी। टोटल सारी जानकारी इसमें जो भी लिखी गई है वो देनी पड़ेगी, और इसी के माध्यम से आपको नौकरी दी जाती है। और जो भी आप लिखेंगे ये अपनी जिम्मेदारी से लिखेंगे कि इसमें कोई भी बात गलत ना लिखी जाए। और देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ें दे देंगे जब आप, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहुत चीज़ों के लिए परेशान होना पड़ता है, इधर उधर भागना पड़ता है, तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अवश्य दें, ताकि आपका कार्य सुचारू रूप से हो सके। तो आशा करता हूँ कि ये जो बदलाव अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में आया है, ये आप लोगों को काफ़ी जागरूक करेगा। यदि आपको इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो निश्चित तौर पे आप इसे अपना समर्थन दें, अधिक से अधिक शेयर करें इसको, और लोगों तक पहुँचे ताकि सबको जानकारी हो। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट इत्यादि आप अपनी जिम्मेदारी समझ के करें। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।